तो हम शुरू करेंगे इमरजेंसी और कोशिश करेंगे इसको एक कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का, जिससे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा के भी आता है, ठीक है, घुमा के भी आता है, जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे इससे रिलेटेड, तो ऑब्वियसली उसमें क्वेश्चन घुमे हुए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर दिस लेक्चर आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। टेक्स्ट रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि ये किसका इंट्रोडक्शन है, हल्का सा। यहाँ पर हमें जो जो चीजें समझनी है वो हम डिस्कस करते रहेंगे, राइट। तो पहले तब तक आप लोग ये थ्योरी पढ़ लीजिए और मुझे बताइए थ्योरी सब ठीक है। और मैं जरा वायर लगा लूँ, एक वायर नहीं लगी है मेरी। थ्योरी पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, डन। डन सर। डन सर। तो यहाँ पर कुछ मैं कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक आपको दिख रहा होगा, तो जो पहला वाला हमारा बुलेट पॉइंट है उसमें हमें इंडिया, भारत, फेडरल रिपब्लिक और यूनिटरी। तो इंडिया, भारत, आप सभी जानते हैं इसको अच्छी तरह कि इंडिया का नाम भारत क्यों रखा गया, हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा गया, ठीक है। जो आपके अगर मीन्स में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले इंडिया भारत पे चर्चा करते हैं फटाफट। चलिए, तो भारत के पीछे हिस्टोरिकल रीजन है ना? बताओ बताओ प्लीज। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। ओके, गुड। जैसे भारत को हम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इन नामों से जानते हैं, राइट। तो ऐसा क्या रीजन रहा कि हमने दो ही नाम लिए हैं, इंडिया और भारत। अगर दो ही नाम लिए हैं तो क्यों लिए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, फटाफट बताइए कोई। सर इंडिया का तो ये जो ये थे ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया ही बोलते थे इसको। ओके, और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको इंडिया के नाम से जाना जाता था, इस वजह से इसको इंडिया अडॉप्ट किया गया। ओके, ओके, ओके। चलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, आपको हो सकता है कुछ नया डेटा मिल जाए। देखिए ऐसा है, जो ये शब्द है ना हिंदू, हिंदू जो शब्द है ये एक हिंद शब्द से आया है। कहाँ से आया है? हिंद। और हिंद शब्द जो है वो एक अरबी शब्द है। क्या, कौन सा शब्द है? अरबी। अरबी शब्द है। जैसे आपको इससे इससे रिलेटेड एक और स्टोरी मिलती होगी कि जो नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी, और अरब में एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो इसीलिए वो इसको क्या बोल देते हैं, हिंदू। इस तरह से हमें एक स्टोरी ये भी दिखाई देती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो हिंद शब्द है, हिंद शब्द है वो एक अरबी शब्द है, और इसी हिंद शब्द से एक शब्द निकल के आया, हिंदू, ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो हिंदू प्लस स्थान, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके पढ़ते हैं तो जरा माइंड एक्टिवेट रहता है, ठीक है। तो यानी कि हिंदू प्लस स्थान पूरा क्या बन जाएगा? हिंदुस्तान। तो जब आप ब्रिटिश गैजेट्स को पढ़ेंगे, ब्रिटिश गैजेट से मेरा मतलब है जो ब्रिटिश जब हम पे शासन करने लगे थे, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये जानकर आपको हो सकता है ये डेटा आपके लिए नया हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में भारत के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। क्योंकि आप अगर मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताऊं, अगर मैं एक भारत के इतिहास की क्रोनोलॉजी बताऊं, और ये क्रोनोलॉजी में बता रहा हूं आपको 13वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से हमें दिखता है कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आया है। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई है, अश्विन मैम, कब से हुई है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से हुई है, कौन से वर्ष से, इन फ्रॉम विच ईयर? वर्षा जी आप बताइए। 1206 से हुई थी। हम्म 1206।
1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद आपको पता है मुगल्स आए थे, फिर जाके क्या आया आपके, तो आप ध्यान से देखेंगे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आगे हमारे ब्रिटिशर्स से आगे जिन्होंने असल में भारत में रूल किया है वो क्या थे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जब अपने हाथ में ये कमान ली, भारत का शासन प्रशासन लिया, तो उन्होंने ज्यादा कौन से शब्द को अपने गैजेट में लिखा, हिंदुस्तान, क्योंकि प्रचलित क्या था, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द ज्यादा प्रचलित था। अब क्वेश्चन यहां से ये आता है कि फिर इंडिया कहां से आ गया। ठीक है, ऐसा था ब्रिटिशर्स जो थे, जो मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी, उन्होंने तो अपने गैजेट में, अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे उनमें हिंदुस्तान शब्द लिखा था, पर वैसे ही आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर आगे चल के हमें दिखता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जा रहा है जो लंदन की गवर्नमेंट है। मैं ज्यादातर लंदन की गवर्नमेंट लिखता हूँ, क्योंकि जब मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक भारत में भी थी और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी ब्रिटेन में भी थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बाहर की है ब्रिटेन की, उसको मैं लंदन गवर्नमेंट लिख देता हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो लंदन गवर्नमेंट ने ज्यादातर जो जितना भी अपनी कॉलोनी के नाम रखे थे उनमें से भारत का नाम उन्होंने क्या रखा था, और ये शब्द जो है फिर आगे चल के हमें दिखता है जितना हम आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब जितना हम मॉडर्नाइज होते रहते हैं। जब हम 19 सेंचुरी में पहुंच गए हैं, 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो आप सभी जानते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक 1857 की क्रांति होती है, रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, और उसके बाद आपको पता है सारा का सारा कंट्रोल कौन ले लेती है, लंदन गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यहां से इंडिया प्रचलित होने लग जाता है। कौन सा शब्द, इंडिया, राइट, इंडिया प्रचलित होने लग जाता है। और आप सभी जानते हैं एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने सुना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने सुना है 1939 से लेकर 1945, और मैं जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इंडिया से बिना पूछे इंडिया का नाम दर्ज करा दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इंडिया को किस नाम से डाला गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडिया। तो हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इंडिया नाम प्रचलित हो गया था, हर जगह इंडिया, हर जगह इंडिया। ठीक है, हर जगह इंडिया। तो इसीलिए जब संविधान बन रहा था हमारा और ये तर्क दिया जा रहा था कि नाम क्या रखा जाएगा, तो दो तरह के लोग, दो तरह के संगठन बन गए, दो तरह के संगठन बन गए, दो तरह के ग्रुप बन गए। एक ने कहा नाम क्या रखा जाए, इंडिया, और एक ने कहा नाम क्या रखा जाए, भारत। और अगर सोचो, इमेजिन करो, अगर मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट नहीं किया होता, आपको पता ही है पहली मीटिंग में जो रिजल्ट आया था, पहले तो संविधान सभा का रिजल्ट क्या आया था बताइए, आईएनसी की कितनी सीट आई थी, 20। मुस्लिम लीग की सीट कितनी आई थी, और जो इंडिपेंडेंट थे उनकी सीट कितनी आई थी, 15। तो इसीलिए आपको पता है मुस्लिम लीग ने क्या करा, बॉयकॉट किया। अगर मैं कह रहा हूं मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट नहीं किया होता, अगर, मैंने कहा ना सिविल सर्विसेज कैसे चलती है, अगर अगर मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट नहीं किया होता तो यहाँ पर एक और नाम होता, क्या नाम रखो, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हिंदुस्तान की मांग कर सकते थे उन लोगों ने संविधान सभा को ज्वाइन ही नहीं करा, फिर उनका अलग मुल्क बन गया था, वो चले गए थे। ठीक है, इसीलिए लड़ाई कहाँ है, इंडिया और भारत में। तो क्या हुआ कि अब प्रश्न है कि इंडिया भारत में तर्क क्या था, मतलब जो इन लोगों ने नाम दिया। तो इंडिया वाले जो इंडिया के सपोर्ट में थे वो कहते थे कि ग्लोबली, वैश्विक तौर पर हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है, इंडिया। तो ये इनका तर्क था। और बाकी लोगों का तर्क था कि हम संस्कृति से जुड़े हैं, पूरे विश्व में हमारी पहचान क्या होनी चाहिए, कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर। तो इसलिए अब आप देखेंगे दोनों ही क्या है, दोनों ही थीसिस हैं, दोनों ही थीसिस बन के आ रहे हैं, दोनों के पीछे थीसिस हैं। तो आपको पता है थीसिस और एक एंटी थीसिस आपस में टकराता है तो क्या बनता है, तो सिंथेसिस क्या आया, इंडिया डेट इज, अब देखो पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे पता है इतनी पॉलिटी तो आप सबने पढ़ी होती है, इसलिए मैंने इसको बहुत फटाफट पढ़ाया। अब बताइए इसमें मीन्स लिखने को आएगा, आराम से 100-150 मार्क्स कम लिख पाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिख पाएंगे ना आप लोग, यस सर, यस सर। तो इंडिया डेट इज भारत जो है, क्योंकि एक वनडे वाला तो बता देगा कि आर्टिकल 1 में लिखा है, पर जो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है वो 100 शब्द, 150 शब्द, इवन 200 वर्ड्स भी लिख सकता है। क्या आप लिख पाएंगे ना अच्छी तरह सभी लोग, यस सर। चलिए ठीक है,
याद रखिएगा, जो मैं नोट्स ऐसे लिखता हूँ इनको जरूर लिख लीजिएगा, लिखते समय बता दीजिए सर मैं लिख रही हूँ, तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर से ये हमें पता चल गया सबसे पहला वाला पॉइंट, इंडिया डेट इज भारत वाला। अब एक फेडरल रिपब्लिक की बात कर लेते हैं। ये फेडरल रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, तो हेडिंग डाल लीजिए अपने नोट्स में, फेडरल रिपब्लिक। तो हेडिंग है हमारी क्या, फेडरल रिपब्लिक। चलिए, देखिए फेडरल और रिपब्लिक, अब ये नाम से आपको क्या पता चल रहा है, आपके मन में दो प्रश्न आने चाहिए। पहला प्रश्न है, क्या ये अलग अलग है, और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश हिंदी में जरूर लिखिएगा, आपका माइंड ना शौक खाता है और आपको ज्यादा याद रहता है। आजमा के देख लीजिएगा, आपके नोट्स हिंदी इंग्लिश में बना के रखना, ठीक है। और दे आर सेम। तो हमारे मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या ये अलग अलग हैं, यानी कि फेडरल अलग रिपब्लिक अलग, क्या ये दोनों एक हैं, ठीक है। तो कौन बताएगा मुझे, किसके पास आंसर है इसका। सर जैसे हमने ये देखा है कि इंडिया, जैसे प्रियम्बल में लिखा होता है कि इंडिया सोवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक सब कुछ है। और इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी अपनाया हुआ है। तो ये तो एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि एक तो हमने फेडरल स्ट्रक्चर में ये भी देखा था कि एक तो सबसे पहले टू टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये एक फेडरल की सबसे पहली जिसे कहते हैं हमें डिमांड होती है। और कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमारी यूनिटरी फीचर्स के साथ काम करता है, जैसे कि उसमें मतलब हमारा सेंटर एक तरीके से स्ट्रांग हो जाता है। और रिपब्लिक हमने ये देखा था कि वो भी हम मतलब इलेक्ट करते हैं पर इनडायरेक्टली होता है, हेड ऑफ स्टेट जिसे हमने बोला, जैसे हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होता है। तो हमारा फेडरल भी है क्योंकि उसमें हमारा सेंटर हाई हो गया, और रिपब्लिक उसमें हम इलेक्ट करते हैं, मतलब हाई भी इलेक्ट भी करते हैं। तो हमारा एक फेडरल रिपब्लिक इंडिया को कह सकते हैं। ओके, देखिए इसको आपने ऐसे समझना है कि जो जैसे आपने बोला, मैं आपको गलत नहीं बोल सकता शुन, फेडरल और रिपब्लिक जो है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये है क्या, क्या ये आइडियोलॉजी है, याद करिए, या क्या ये आइडियोलॉजी है, क्योंकि आइडियोलॉजी ही निकल के आती है फिलोसफी में, और आइडियोलॉजी ही निकल के आती है कि हमें दिखता है अगर उसमें साइंस का तड़का डाल दें तो वो थ्योरी बन जाती है। याद आ रहा कुछ, यस सर। है ना। अगर हम ज्यादा आदर्शवादी बातें करते हैं, मेरा राजा फिलोसफर होगा, इस तरह की बातें होती हैं, उसको ज्यादा हम थ्योरी नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, फिलोसफी। उसको क्या कहते हैं हम, फिलोसफी, ठीक है। और ज्यादा अगर हम बातें तर्कपूर्ण रियलिस्टिक बातें करते हैं, वास्तविक बातें करते हैं, जैसे मैकेबली को आप ले सकते हैं, तो इनके जो द्वारा जो आइडियोलॉजीज दी जाती है वो थ्योरी का रूप लेती है, राइट। और वंस अगेन हमें पता है पॉलिटिकल थ्योरी इक्वल्स टू पॉलिटिकल फिलोसफी प्लस पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना आप लोग का लेवल बढ़ गया है, तो थोड़ा सा हमें एडवांस वे में चलना पड़ेगा। तो देखो, हमें पहले समझना है ये जो फेडरल है, रिपब्लिक है, क्या ये अलग अलग है, क्या ये एक है। तो इसका आंसर है, क्या ये अलग अलग है, बिल्कुल ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। और यहां पर लिखा है क्या ये सेम है, तो यहां पर आप लिखेंगे अलग अलग होने के बावजूद भी, अलग अलग होने के बावजूद भी, होने के बावजूद ये साथ चलते हैं, चलते हैं, अलग अलग होने के बावजूद ये साथ चलते हैं। अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, 5 मिनट की चर्चा है इसमें, और हो सके तो सारे पॉइंट्स लिख लेना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये अलग अलग है, तो आइए इस पर जरा चर्चा करते हैं एक बार। तो फेडरल, फेडरल को पहले चर्चा करते हैं, फेडरल होता क्या है। देखिए फेडरल जो है ना, अगर मैं आपको सच बताऊं, फेडरल जो है वो, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य होता है कि ये जो हमारा स्टेट होता है, जो राज्य होता है, उसको लिमिट में रखता है।
लिमिट में रखता है। कैसे? क्योंकि फेडरल में आप जानते हैं, देखो उद्देश्य क्या है, ये राज्य को किस में रखेगा, लिमिट में। यानी कि ये राज्य को एक तरह का डिक्टेटर नहीं होने देता है, एक तरह का डिक्टेटर नहीं होने देता है। अब क्वेश्चन है ये कैसे रखता है, कैसे रखता है? ये आपका रखता है एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर किसी एक को नहीं देता है, किसी एक को नहीं देता है, किसी एक को नहीं देता। और आप सभी जानते हैं देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, जैसे हमारा स्टेट होता है, जैसे आप जानते ही हैं स्टेट है, तो स्टेट को विभाजित किया है, डिवाइड डिवाइड किया है, किस किस में किया है, जुडिशियल। ठीक है, जैसे आप कहेंगे फेडरल इज अ डिवीजन ऑफ पावर, इस तरह से, तो वो अब देखिए वो बेसिक डेफिनेशन होती है। अब आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आपकी डेफिनेशन थोड़ी ऊपर लेवल की होनी चाहिए। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फेडरल का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, यानी कि खुद एक डॉक्ट्रीन है, ये क्या है, ये डॉक्ट्रीन यानी कि थ्योरी है ये, क्योंकि साइंटिफिक बातें करती है, बिल्कुल तथ्य है कि अगर आप किसी को भी पूरी पावर दे दोगे तो ऑब्वियसली उसका वर्च्यू लॉस हो जाएगा। हम जानते हैं कि वर्च्यू एंड एब्सोल्यूट पावर कांट को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं रह सकती। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि जो फेडरल है हमारा, फेडरल जो ये सिद्धांत है हमारा, वो क्या करता है, किसी भी राज्य को तानाशाह होने से बचाता है। क्या मेरी इस बात से सहमत हैं आप? ओके, अच्छी तरह सुन लेना, अच्छी तरह, मेंस में मुझे ऐसे ही चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्या, हाँ जी हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, पूछिए। सर जैसे हमने फेडरल स्ट्रक्चर अपना रखा और अब जैसे कि 3 बार बीजेपी, 2 बार आगे बीजेपी अभी भी बोल रहे कि आएंगे, कौन जानते आएगी कि नहीं आएगी। फिर सर उसको डिक्टेटरशिप क्यों बोलते हैं? अभी आपने बोला जैसे कि ये एब्सोल्यूट नहीं होने देता और किसी भी स्टेट को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट नहीं होने देता, फिर उसको ये क्यों बोल रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आ रही है? क्योंकि डिक्टेटरशिप उसको वो बोल रहे हैं जिनको सच में नॉलेज नहीं है। डिक्टेटरशिप की परिभाषा उन लोगों को पता ही नहीं है। कभी भी डिक्टेटरशिप वोटिंग के द्वारा आ सकती है, कभी भी डिक्टेटर जो होता है वो वोटिंग के दम पे थोड़ा आता है। अब मानते हैं जो हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी, अगर वो अच्छा काम कर रही है, जो मैक्सिमम लोग अगर उसे वोट करके ला रहे हैं, तो उसे आप डिक्टेटरशिप कैसे कह सकते हैं? डिक्टेटरशिप तो भारत में कभी हो ही नहीं सकती। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर। यस, अब वो लोग तो वाले हैं ना, वो तो राजनीति की बातें करते हैं, उनसे हम क्या बोल सकते हैं, राइट? चलिए, क्या मैं यहां तक समझा पाया आपको? ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको ये समझ में आया कि फेडरल क्या होता है, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आया कि फेडरल क्या करता है, एक राज्य को तानाशाह होने से बचाता है। इसीलिए बताइए, भारत ने तानाशाही को अपनाया नहीं अपनाया है? बिल्कुल अपनाया। क्योंकि क्या है, याद करिए, मैं ला रहा हूं एरिस्टोटल को, और याद करिए, अगर आपको, आपने रिवीजन कर रहे हैं तो आप बताइएगा मुझे कि डेमोक्रेसी जो हमारा सिद्धांत है, एरिस्टोटल ने उसको पॉजिटिव बता रखा है, नेगेटिव बता रखा है? नेगेटिव बता रहे हैं। नेगेटिव बताया है एरिस्टोटल ने। अब देखिए, एरिस्टोटल ने अगर डेमोक्रेसी को नेगेटिव बताया तो एरिस्टोटल कोई बेवकूफ आदमी तो नहीं है यार, है ना? बहुत समझदार व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है जिसने एक एम्पेरिकल अप्रोच हमें दिखाई थी। तो हमें ये ढूंढना है कि इसने नेगेटिव क्यों कहा था। इसने नेगेटिव इसलिए कहा था, समस्या क्या है डेमोक्रेसी में, प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेजोरिटी, मेजोरिटी को ट्रेस कर लिया जाए, मेजोरिटी को टारगेट बना लिया जाए, मेजोरिटी को अगर आप टारगेट बना लेते हैं तो क्या होगा कि आप डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे। ध्यान से सुनना वर्षा जी, क्या कहा मैंने? मेजोरिटी को अगर आप टारगेट बना लेते हैं तो आप डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे। लोकतंत्र के साथ ये प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं हाइपोथेटिकल में बना रहा हूँ, हाइपोथेटिकल काल्पनिक, कि बीजेपी ने क्या करा है, बीजेपी ने देखा भैया, जनगणना देखी और उसमें पता चला कि भैया हिंदू जो है वो भारत में बहुमत में है, बहुमत मतलब मेजोरिटी में है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि हिंदुओं को खुश रखते हैं, बाकियों को छोड़ो। तो हिंदुओं के लिए मानते हैं मंदिर बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, क्योंकि आपको मैंने बताया है, मैकेवली ने साफ कहा है कि रिलीजन से खेलो, रिलीजन से लोग जुड़े हुए होते हैं, तो फिर मंदिर बनाए जा रहे हैं।
तो मंदिर बनाया जाएगा, तो अगर कोई मंदिर बनाया जाएगा तो कौन खुश होगा? भारत की स्थिति के हिसाब से भारत का अल्पसंख्यक खुश होगा या बहुसंख्यक? माइनर या मेजोरिटी खुश होगी, नहीं होगी? तो होगा क्या, हर बार वही पार्टी बार-बार पिक्चर में आएगी, जिसे आप डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसीलिए डिक्टेटरशिप हो सकती है, बट हमने क्या कर रखा है, फेडरल स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। क्योंकि क्या करता है, जैसे एरिस्टोटल ने लोकतंत्र को कहा है, ये नेगेटिव है, बिल्कुल है नेगेटिव, क्योंकि ये क्या ला सकता है, डिक्टेटरशिप, क्योंकि मेजोरिटी को खुश रखो, मेजोरिटी को खुश रखो तो अब बार-बार आप ही पिक्चर में आओगे। तो इसीलिए डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए हमने लोकतंत्र में हमारे क्या जोड़ा हुआ है, फेडरल। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा सरकार चाहे बार-बार कोई भी आ जाए, सरकार कभी भी कुछ गलत काम करेगी तो हमारी न्यायपालिका बैठी हुई है। वी हैव वन एग्जांपल, 99th अमेंडमेंट याद है आप लोगों को, 2014 का एनजेसी लाया जा रहा था, तो आपको पता ही है क्या किया, 6 महीने से चलने के बाद हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस एनजेसी या जो 99th अमेंडमेंट था उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, नल एंड वॉइड। तो मैं कह रहा हूं बार-बार सरकार, मैं कह रहा हूं 20 सालों तक बीजेपी आ जाए, 20 सालों तक बीजेपी आ जाए, क्या तानाशाही आ सकती है भारत में? क्योंकि हमारा कौन सा सिस्टम बैठा हुआ है, फेडरल। चलिए, किसी कोई लिख रहा है तो बताइए, वरना मैं इसको इरेज करता हूँ। बोल सकते हैं कि जो फेडरल और डिक्टेटरशिप कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे ये तो ऑन पेपर लिखा गया है, पर प्रैक्टिकली कभी ऐसा हो नहीं सकता कि जैसे डिक्टेटरशिप आ जाएगी या फिर फेडरल स्ट्रक्चर है तो नहीं आएगी। एब्सोल्युटली, कैसे आएगी, देखो खुद देखो, आप आएगी क्या, देयर इज फेडरल स्ट्रक्चर हमारा हमेशा रहता है, और फेडरल स्ट्रक्चर को आप इमरजेंसी के दौरान हटा सकते हो। आई रिपीट, फेडरल स्ट्रक्चर को आप इमरजेंसी के दौरान हटा सकते हो, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर आपने हटा दिया तो आप डिक्टेटरशिप में बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। पर हम सभी ये जानते हैं कि इमरजेंसी परमानेंट नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, टेम्परेरी। तो इसीलिए भारत में अगर तानाशाही लाई भी जाएगी, डिक्टेटरशिप लाई भी जाएगी, तो वो एक अस्थायी होगी, टेम्परेरी होगी। क्या मैं समझा पाया? चलिए, तो मैं इसको इरेज कर दूं। तो यहाँ अब हमने क्या सीखा, देखते हैं एक बार। हमने ये देखा कि जो फेडरल है, ये जो फेडरल सिस्टम होता है, ये डेमोक्रेसी में इसलिए जोड़ा जाता है, ये डेमोक्रेसी में हमने क्यों लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि डेमोक्रेसी जो है नेगेटिव बन सकती है, नेगेटिव रूप ले सकती है, यानी कि वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ सकती है। तो इसीलिए हमने डेमोक्रेसी को उसका एक अच्छा रूप, एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बनाने के लिए, उसका एक पॉजिटिव रोल में रहने के लिए डेमोक्रेसी को हमने उसको किसके साथ जोड़ा हुआ है, चलिए, क्या मैं समझा पाया? यस, अब हमारा है रिपब्लिक। अब एक बार फटाफट रिपब्लिक को देख लेते हैं। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक? केशव, आपकी आवाज बहुत कम आ रही, थोड़ा जोर से बोलना। बिल्कुल, देखो रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक की जो डेफिनेशन अभी जो केशव जी ने बताई, बिल्कुल सही बताई। इसमें कहते हैं हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, और जहां आपका ये शब्द आ गया, जहां पर ये शब्द आ गया इलेक्टेड, तो आप किस डोमेन में घुस गए हैं, तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे वहां जो हमारा राज्य का मुखिया है, वो भी एक लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, सिद्धांत से आता है, क्योंकि इलेक्शन वर्ड आ गया ना, चुनाव कहां होता है आपका, लोकतंत्र में। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी का एक रूप है क्या, रिपब्लिक। अब इसी का हम रिपब्लिक का जो एंटीनम है, यानी कि विलोम शब्द है, रिपब्लिक का विलोम शब्द क्या है आपका, मोनार्की। यस और नो? अब मोनार्की में कभी चुनाव नहीं होते, अगर मोनार्की में चुनाव नहीं होते तो मोनार्की क्या डेमोक्रेसी का पार्ट बन सकता है, नहीं। यानी कि मोनार्की और डेमोक्रेसी बिल्कुल अलग अलग है। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. तो यहां से हमने क्या
कंक्लूड किया, इसे मैं डेमोक्रेसी बनाता हूँ। डेमोक्रेसी का ये बिल्कुल मैंने बहुत बड़ा गोला बना दिया। तो इसके अंदर मैं रखूंगा क्या, रिपब्लिक, और इससे बाहर क्या रखूंगा, मोनार्की। ठीक है। और ये भी याद रखना, मोनार्की में भी अब हमने पढ़ाई है, अलग अलग मोनार्की होती है। एक एब्सोल्यूट मोनार्की होती है, इसको मैं बाहर रखूंगा, और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सर जो अभी यूके में है। हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को आप अंदर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मोनार्क होता है वो खाली एक पपेट होता है। नॉमिनल है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा पावर हमारी कहाँ होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को जोड़ सकते हैं किसके साथ, डेमोक्रेसी के साथ। पर एब्सोल्यूट मोनार्की जो होती है वो डेमोक्रेसी के साथ नहीं फिट होती है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस सर। इसीलिए भारत में याद करिए 13 दिसंबर 1946, ये डेट आपको याद होगी अच्छी तरह, और याद भी रखनी है हमेशा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर एसडीआर याद आ रहा है आप लोगों को? सर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जी। तो यहाँ पर देखो ये वाले दो शब्द क्या है, डीआर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो रिपब्लिक है वो एक डेमोक्रेसी का ही एक छोटा रूप है, एक छोटा रूप है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो बहुत बड़ा रूप है ना। जैसे एक बार हम डेमोक्रेसी को देख लेते हैं फटाफट। डेमोक्रेसी के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें इलेक्शन होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। और इलेक्शन भी कैसा होता है, उसमें फ्री एंड फेयर होता है। कैसा होता है? फ्री एंड फेयर। यहाँ पर एडल्ट सफरेज की बात की जाती है, यहाँ पर लिबर्टी की बात की जाती है, यहाँ पर राइट्स की बात की जाती है, वगैरह वगैरह, ऐसा चलते रहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे डेमोक्रेसी जो है वो बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ पर हमारा जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक हमारे इस एंगल में जा रहा है। देखो एक तो हमारा इलेक्शन, भारत में देखो इलेक्शन में रिपब्लिक जाता है। एडल्ट सफरेज, मुझे बताओ भारत का अगर प्रधानमंत्री, माफ करना, राष्ट्रपति बनना है तो बस आपने यही तो करना है, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, चाहे आप लड़का है, लड़की है, मर्द हैं, औरत हैं, किसी भी जाति के हैं, आप कर सकते हैं ना। यस सर। तो यानी कि हमारा दूसरा वाला पॉइंट भी हमने रिपब्लिक में ले रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो रिपब्लिक है वो एक छोटा रूप है किसका, डेमोक्रेसी का। यानी कि एक गणतंत्र भी अपने तरह का लोकतंत्र है। क्या कहा मैंने, गणतंत्र भी अपने तरह का लोकतंत्र है। चलिए, और ये अपने लास्ट लाइन पे बोली। मैंने कहा डेमोक्रेसी भी एक तरह की, माफ करना, रिपब्लिक भी एक तरह का, रिपब्लिक भी एक तरह का डेमोक्रेसी है। मैंने हिंदी में बोला था कि गणतंत्र भी एक तरह का लोकतंत्र है, ठीक है। सभी को समझ में आया? चलिए ठीक है, अब आ जाओ। अब ये चीज आप समझ गए हैं तो हम आते हैं स्लाइड में हमारी, ये देखो। तो अब मुझे उम्मीद है आप ये फेडरल जो है उसका मतलब समझ चुके हैं, राइट? जी सर। ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब आ गया आपका यूनिटरी। यूनिटरी क्या है, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे यूनिटरी। यूनिटरी, यूनिटरी क्या है? क्या ये एक फेडरल का विलोम शब्द है? हाँ जी, कह सकते हैं। ये एक फेडरल का, ठीक है, विलोम शब्द है। यानी कि यूनिटरी क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, एंटीनिम्स हैं, यानी कि विलोम शब्द है। कैसे? क्योंकि फेडरल जो है, मैंने अभी बताया इसमें कि यहाँ पर आपको डिवीजन ऑफ पावर दिखता है। एक बार मैं फेडरल आपको अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें सेपरेशन होता है, मतलब इसमें और डेप्थ होती है, उसको हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना याद रखेंगे, फेडरल जो है वो डिवीजन ऑफ पावर है। जैसे इसका एक उदाहरण आपके भारत के संविधान में कहाँ मिलता है, हमें शेड्यूल 7 में मिलता है, ठीक है। आपको दिखता है वहां पर डिवीजन ऑफ पावर होता है। अब है यूनिटरी भारत में है, हाँ जी, यूनिटरी भारत में है। यूनिटरी में एक ऐसा डायग्राम बनता है, ट्राइंगल बनता है। और जब आप अपनी न्यायपालिका पढ़ते हैं, जुडिशियल सिस्टम को पढ़ते हैं, तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा मिलता है। ऊपर क्या है, सिर्फ एक, नीचे क्या होते हैं आपके, काफी हाई कोर्ट्स होते हैं,
और इससे नीचे क्या होते हैं आपके सेशन कोर्ट्स होते हैं। तो इस तरह से आपको दिखता है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वहां पर फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। हमारी न्यायपालिका के केस में देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पर एक यूनिटरी स्ट्रक्चर बनता है। यस और नो? कैसे? इसको मैं इरेज कर सकता हूं? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर, देखो जुडिशियल सिस्टम को देखो कैसे हम इसको, जुडिशियल सिस्टम को हम कैसे यूनिटरी कह सकते हैं। दो तरीके से कह सकते हैं। ये यूनिटरी लेवल में काम करता है बाय टू मेथड। दो तरीके से, दो एंगल से हम इसको समझ सकते हैं। पहला एंगल है आपको, जो मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था, आपने देखा था ट्राइंगल जो बनाया था, एक सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स हैं हमारे, ठीक है, फिर हमारे सेशन कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दिखता है। तो यहाँ पर आपको दिखता है, जो अगर आप सेशन कोर्ट में केस हार गए तो अपील के द्वारा आप कहाँ पहुंच जाते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस हार गए, कहाँ पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आप कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो यानी कि ये है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है कि हाई कोर्ट अपना अलग पावर रखता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी अलग पावर रखता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हाई कोर्ट को डांट सकता है, हाई कोर्ट के ऊपर अपना वर्चस्व रख सकता है। बट आई मीन टू से, आपको कहीं पर भी ऐसा स्केड्यूल नहीं दिखाई देगा जहां पर यह बता रखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों में केस देखेगा और हाई कोर्ट जो है इन मुद्दों पे केस देखेगा। ऐसा आपको कहीं भी नहीं दिखता है संविधान में। यस और नो? Yes, sir. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कभी भी आपको कोई लिस्ट नहीं दिखती है, जैसे आपको सेंटर और स्टेट की लिस्ट दिखती है अंडर शेड्यूल 7। और दूसरा जो मेथड है इसको समझने का वो ये है, आप देखिए, आप जानते हैं हमारे वहां जो कानून बनाए जाते हैं, और लोकतंत्र में तो सबसे ज्यादा कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? Legislative. एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, राइट। क्योंकि एक्ट के कानून असल में लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्ट के द्वारा कानून बनाए गए, क्योंकि एक्ट मतलब लोगों के द्वारा ये कानून बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कानून बनाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है हमारे भारत में एक्ट बनाने के लिए एक है पार्लियामेंट जो केंद्र स्तर पर बनाता है, और एक है आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, विधानमंडल होता है, वो भी एक्ट बनाता है जो केवल राज्य स्तर तक काम करता है। पर दोनों है तो एक्ट। अब ध्यान देना, चाहे वो कानून जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया है या कानून किसी राज्य ने बनाया है, जब भी वो जुडिशियल सिस्टम में जाएगा, जैसे कि अगर मैं हाई कोर्ट बोलूं या सुप्रीम कोर्ट बोलूं अभी फिलहाल, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस आधार पे केस लेने से मना नहीं कर सकता कि भैया मैं सुप्रीम कोर्ट हूं तो मैं सिर्फ पार्लियामेंट के ही केस देखूंगा, या मैं हाई कोर्ट हूं तो सिर्फ मैं राज्यों के ही केस देखूंगा। ऐसा कभी भी हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून किसने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक ही मतलब होता है, न्याय देना। यानी कि देयर इज नो डिवीजन। केस सुनने में भी देयर इज नो डिवीजन। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह सकता ये कानून तो राज्य ने बनाया है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसमें, ये तो राज्य देखेगा, यानी कि हाई कोर्ट देखेगा। तो इसीलिए हमें दिखता है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें आपको कौन सा सिस्टम दिखता है? यूनिटरी। कौन सा दिखता है? Unit. यूनिटरी। अब देखो, यूनिटरी जो है, यूनिटरी मतलब होता है यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, यानी कि पावर इसमें क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड होती है। पावर क्या होती है इसमें? इसीलिए हमें दिखता है सुप्रीम कोर्ट हमारी बहुत पावरफुल दिखती है। ये सुनो, तो ये जो जुडिशियल में आपको दिख रहा है, जहां पर आपको यूनिटरी सिस्टम दिखता है, जिसकी वजह से पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, केंद्रीकरण होता है इसमें शक्ति का, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत पावरफुल है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट तानाशाह हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही लिमिट तो है, सुप्रीम कोर्ट क्या कभी लॉ बना सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कभी भी लॉ नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट एक केस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? केस के द्वारा, मैं रुको नए पेज में लिखता हूँ, इसको इरेज कर दूं। Yes, sir. देखो, सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन है क्या सुप्रीम कोर्ट्स या जो कोर्ट्स होती हैं क्या वो लॉ बना सकती हैं? तो इसका आंसर है नो, वो लॉ नहीं बना सकती। बट सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स होते हैं, जो कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक 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 रूल का काम करते हैं। रूल का काम करते हैं मतलब उन रूल्स को मानना पड़ता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ऐसा है, ये भूमि जो है ये हिंदुओं की है,
ये जो राम जन्मभूमि है ये हिंदुओं की है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये भूमि किसकी है, हिंदुओं की। तो ये नियम हो गया, ये रूल हो गया, ये मानना पड़ेगा। यानी कि रूल भी आपका लॉ के अंतर्गत आता है, ध्यान से सुनना। ये भी एक लॉ होता है, क्योंकि जब आप आर्टिकल 13 पढ़ते हैं, आर्टिकल 13 में जब आप देखेंगे तो आपको जब वो लॉ की परिभाषा बता रखी है तो उसमें आपको सब बता रखा है, नीचे रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखा होगा, देखना, पढ़ना आप लोग। आर्टिकल 13 को अपनी बैरक से जब आप पढ़ेंगे तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन भी लॉ की परिभाषा के अंदर दिखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कि अगर ये लॉ है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया जो रूल के बराबर होता है, या जिसका जो वैल्यू है वो एक कानून के बराबर है, तो यहाँ पर तो फिर सुप्रीम कोर्ट कानून भी बना सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट उसी में रूल दे सकता है, उसी विषय में रूल बना सकता है जो पहले उसके पास केस आए हैं। पहले तो ये याद रखना, जो केस आए हैं सुप्रीम कोर्ट उसी को तो देखेगा, अपने मन से नहीं करेगा, रूल अपने मन से नहीं बनाता रहेगा इधर उधर। और दूसरी बात है कि अगर ये रूल जो है ये इसी के अगेंस्ट, अगर इसी रूल के अगेंस्ट अगर पार्लियामेंट एक्ट बना देती है, क्या बना देती है, पार्लियामेंट एक एक्ट बना देती है, तो हमेशा अगर एक्ट वर्सेस रूल हो जाएगा तो कौन जीतेगा, एक्ट एक्ट एक्ट, हमेशा कौन जीतेगा, एक्ट। इसीलिए कभी भी देखना सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने वर्डिक्ट में बहुत बार बोलता है कि संसद आप लोग ऐसा कानून बनाओ, एक कानून ऐसा बनना चाहिए, संसद ऐसा कानून बनाओ। यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ क्या करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लिमिट क्या है, वो बस इंटरप्रिटेशन कर सकता है संविधान का, और वो एक न्याय दे सकता है, कानून नहीं बना सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास अगर इंटीग्रेटेड चैनल है, यानी कि उसका सिस्टम इंटीग्रेटेड है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए वो तानाशाह नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास केवल कौन सी शक्ति है, जुडिशियल। क्या मैं समझा पाया? तो तो यहां से हम क्या सीखे, यहां से हम सीखे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऑल्दो उसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी है, एकात्मक है, एकात्मक कहते हैं इसे, पर ये भी कभी तानाशाह नहीं हो सकता, क्योंकि इसको किसके हिसाब से काम करना पड़ता है, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी भी पावर क्या है, क्या इसकी पावर एब्सोल्यूट है, नो, इसकी भी पावर एब्सोल्यूट नहीं है। तो देखो जिन्होंने हमारा संविधान बनाया उन्होंने कितनी बातों का ध्यान दिया, राइट? क्या मैं समझा पाया? तो यहां पर देखो ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आया, यूनिटरी भी। हाँ जी, कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बनाएगी वर्डिक्ट के द्वारा, तो वो टेम्पररी ही होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट लॉ से ज्यादा ना, कोर्ट क्या करता है, डॉक्ट्रिन दे देता है, एक सिद्धांत दे देता है। जैसे याद करो केशवानंद भारती केस से कौन सा सिद्धांत दिया, मूल ढांचे का दे दिया ना, वो नए नए सिद्धांत जोड़ता है, और सिद्धांत को वो परिभाषित भी करेगा तो उसमें आधार वो संविधान का जरूर देगा। ऐसा नहीं करेगा कि अपने मन से कुछ भी तर्क दे रहा है, वो अगर तर्क देगा तो उसके पीछे वो संविधान को उठाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए याद रखिएगा जो उद्देशिका होता है आपका, जो प्रियम्बल होती है, वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, इनसेपरेबल पार्ट है। यस और नो? कौन से केस में बताया था ये बात? रिपीट कर दो अपना पहला। मैंने कहा उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, ये कौन से केस से आया था? सर केशवानंद भारती केस। एब्सोल्युटली राइट। तो यहां पर याद रखिएगा कि केशवानंद भारती केस से it was decided that preamble will be inseparable part of the constitution, बट ये कभी भी कोई सोर्स नहीं बनेगा। प्रियम्बल के आधार पे जो लेजिस्लेचर्स हैं वो कानून नहीं बनाएंगे। प्रियम्बल बस क्या काम करता है, प्रियम्बल ज्यादातर काम करता है जुडिशियल के लिए काम करता है। जुडिशियल क्या करते हैं इसमें, जब भी उनको संविधान का इंटरप्रिटेशन करना होता है, संविधान की व्याख्या करनी होती है, तो वहां पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रियम्बल को आधार बना सकती है। क्या कर सकती है, आधार बना सकती है अपने जजमेंट देने में। क्योंकि मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, जो भी ये व्याख्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, केस का हो चाहे संविधान का हो, इनको बेस जरूर देना होता है, एक तर्क देना होता है कि संविधान में ये कहां लिखा है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। सभी को समझ में आया? केशव जी, पूनम जी, वर्षा जी, अश्विन मैम? यस सर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी की सेपरेशन मतलब उसको लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से अलग है, पर फिर भी उसके पास पावर नहीं है। उसके पास लॉ बनाने की पावर नहीं है,
उसके पास लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर नहीं है, क्योंकि लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेटिव के पास होती है और लॉ को लागू करने की पावर एग्जीक्यूटिव के पास होती है, राइट? चलो, तो हमें क्या दिखता है, एक बार इसको यहां पर देख लेते हैं। तो हमारा जो भारत है उसमें कैसा स्ट्रक्चर है, पर ये बात याद रखने वाली बात है कि हमारे जो स्टेट है, आप जानते ही हैं स्टेट जो होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पिलर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर केवल किसमें है, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो संघीय ढांचा हमारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में है और हमारा एकात्मक ढांचा हमारी न्यायपालिका में। इसीलिए एक व्यक्ति ने बोला था कि हमारे वहां का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्वासी। भारत में कैसा स्ट्रक्चर है, क्वासी फेडरल। किसने बोला था, क्यों बोला था, आप समझ गए कि हमारे वहां पूरी तरह, क्वासी मतलब होता है पूरा ना होना, सम पार्ट। तो इसीलिए हमारा केसी वेयर ने बोला था कि हमारा जो संविधान है या हमारा जो राज्य है वो पूरी तरह से संघीय फेडरल नहीं है, क्योंकि हमारा फेडरल सिर्फ कहां पर है, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल में हमारा यूनिटरी है। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, चलिए। अब ये तो हमेशा परमानेंट दिखता है आपको, ऐसे ही टेम्परेरी होता है जब इमरजेंसी लग जाती है। तो इमरजेंसी में भी क्या होता है, फिर तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भी क्या बन जाते हैं, इमरजेंसी के दौरान लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भी यूनिटरी बन जाते हैं। तो हर जगह यूनिटरी हो गया, जुडिशियल भी यूनिटरी, लेजिस्लेटिव भी, एग्जीक्यूटिव भी ड्यूरिंग इमरजेंसी। पर इमरजेंसी हमेशा क्या होती है, टेम्पर। चलिए, तो देखो यहां पर अब सेकंड वाला पॉइंट तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको फटाफट और मुझे बताइए। डन। अब आपने एक चीज महसूस करी, सभी लोगों ने सिर्फ इतनी सी लाइन थी ये, और कितना पढ़ना पड़ा, देखा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब टाइप्स ऑफ इमरजेंसी देख लेते हैं। देख लो, ये तो आता ही आपको, एक बार पढ़ लीजिए और मुझे बताइए। डन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और इसमें बस इतना कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी शब्द का प्रयोग केवल 352 और 360 में है। अब जैसे यहाँ पर आपको 356 में इमरजेंसी शब्द दिखाई दे रहा है, पर रियलिटी में आपके संविधान में अंडर आर्टिकल 356 इमरजेंसी वर्ड इज नॉट यूज्ड। ये बात आप लिख लेना कि अनुच्छेद 356 में आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देयर इज नो यूज ऑफ वर्ड इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। क्या मैं समझा पाया? यस सर। चलिए, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाओ, शुरुआत हम करेंगे कहां से, नेशनल इमरजेंसी। और आप सभी जानते हैं नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 352। तो यहां पर देखें कि इमरजेंसी को कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट। जब भी उन्हें लगेगा कि जो भारत की सुरक्षा है वो खतरे में है, ठीक है। अब वो खतरा कैसे हो सकता है, युद्ध से हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन से हो सकता है, या आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। अब इस पे हम चर्चा करेंगे फटाफट। देखिए, कभी भी आपको दिखेगा, कुछ नियम दिखेंगे आपको, ठीक है। एक मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका क्या होता है। प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस मतलब क्या होता है, नियम। नियम जो होते हैं, जब भी हम संविधान को पढ़ते हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पॉलिटी को पढ़ते हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं, समझ लो इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं, तो हमारे जो नियम हैं वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नियम, यानी कि जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर आप देखोगे वहां पर क्या लिखा रहता है, पहला लिखा होता है पार्लियामेंट बाय लॉ, दूसरा लिखा होता है
प्रेसिडेंट का नाम होता है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के केस में आपको दो तरह से समझना होता है, एक लिखा होता है प्रेसिडेंट में और एक में सिर्फ लिखा होगा प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना कि जो पार्लियामेंट बाय लॉ होता है, पार्लियामेंट बाय लॉ होता है, तो यहां पर आपके जो नियम होंगे वो बिना कानून के लागू नहीं होंगे, बिना कानून के लागू नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के, अगर जजेस जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है उसको कम ज्यादा करना है, तो वो कैसे होगा? पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट का ठीक है। अब आपको दिखेगा कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि इमरजेंसी कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट। तो वहां पर मे नहीं लिखा था, वहां पर लिखा था साफ प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट लिखा होता है तो आपको पता है एक आर्टिकल 74 भी जीवित है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? प्रेसिडेंट काउंसिल बिल्कुल, यानी कि आर्टिकल 74 जो है, इसका जब मैं अगर एंड रिजल्ट देखूं तो यहां पर सबसे पावरफुल कौन होता है? तो कभी भी ऐसा नियम लिखा होगा कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे या ये इमरजेंसी लगाएंगे, तो समझ जाना वहां पर असल में जो पावर होती है वो किसके पास होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन है? अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट मे वाली बात है, मे जो शब्द होता है ये लाता है संभावना, जिसे हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि मे में क्या होता है, जब भी एक शब्द लगता है, जैसे आप कहते हैं ना मे आई कम इन, क्योंकि एक इंग्लिश में शब्द होता है ना, इंग्लिश में होते हैं कैन होता है और एक मे होता है। अब आदमी पूछता है कहां पर क्या लगाना चाहिए, तो आजकल के समय में तो खैर दोनों आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु होता क्या है, जब आप दूसरे से कुछ पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप कैन लगाते हैं। दूसरे से क्या लगाते हैं आप? कैन लगाते हैं। और खुद के लिए क्या लगाते हैं? मे आई कम इन, इस तरह से, ठीक है। अब ये तो इंग्लिश का मैंने छोटा सा बताया आपको, बस इतना याद रखना, पॉलिटी में यानी कि लॉ की लैंग्वेज में मे का मतलब होता है और मे का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी कि मे शब्द क्या जोड़ता है? पॉसिबिलिटीज। क्या जोड़ता है? संभावनाएं। ये नियम स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये नियम स्ट्रिक्ट नहीं होता है। तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? अपने विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? अब ये नियम याद रखना, संविधान में किस तरह के नियम है? एक तो पार्लियामेंट बाय लॉ, जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के करते समय आपको दिखेगा वहां पर प्रेसिडेंट शब्द नहीं आता, वहां पर आता पार्लियामेंट बाय लॉ। और वैसे ही आपको प्रेसिडेंट के केस में एक तो सिंपल प्रेसिडेंट दिखेगा कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको पढ़ने में आता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं, तो इससे क्या समझे आप? असल में गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि कौन? प्रधानमंत्री लोग, जो भी सरकार बनाएंगे। अब मैं एक चीज दिखा रहा हूं, ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, इस बात को पहले समझना बहुत जरूरी है। ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, एक मैं देखो रास्ता बना रहा हूं, ये वाले रास्ते में आपको हमेशा आपकी जो सेंटर गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रांग दिखेगी। ये गेम किसका है? सेंटर। ये असल में नियम, यहां पर असल में जो पावरफुल होती है वो कौन होती है? सेंटर गवर्नमेंट। क्योंकि यहां पर कोई विपक्ष का तो बैठा नहीं होता है, तो यहां पर होती है सरकार पावरफुल। क्या मैं समझा पाया? यस सर, ये वाला पता लग गया। बाकी लोग को? यस सर, वो एब्सोल्यूट बात आती है ना, तो बिल्कुल मतलब प्योर गवर्नमेंट ही होगी इसमें। बिल्कुल, क्योंकि ऑफिशियली आपको पता है आपका जो डीजी और हेड होता है, यानी कि सिग्नेचर करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट की होती है, इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं लिखा जाता है, हमेशा प्रेसिडेंट लिखा जाता है। पर रियलिटी क्या होती है, जब भी प्रेसिडेंट वाला शब्द लिखा होगा कि प्रेसिडेंट ये कर सकता है, प्रेसिडेंट वो कर सकता है, तो याद समझ लेना वहां पर असल में पावरफुल कौन है? केंद्र सरकार। और जहां पर लिखा रहता है पार्लियामेंट बाय लॉ, वहां पर केंद्र सरकार नहीं है, वहां पर विपक्ष भी बैठेगा, क्योंकि पूरी संसद बैठती है। मेरी बात समझ में आ गई? अब एक लास्ट पॉइंट समझ लेना, क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं ना, मैंने देखा है बहुत लोगों को नहीं आते हैं, इसलिए उनकी पॉलिटी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एक होता है प्रेसिडेंट वाला नियम,
और एक होता है पार्लियामेंट बाय लॉ। अभी वो दिखाया ना मैंने। क्या ये दोनों कभी एक भी हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं। ये कब होते हैं? जब आपका जो सरकार बनी है, जो सरकार बनी है वो अगर बनी है पूर्ण बहुमत से। कैसे बनी है? मेजोरिटी से। जब सरकार मेजोरिटी से बनी होती है फिर तो आप समझ लो कि अब पार्लियामेंट में वही होगा जो केंद्र सरकार चाहेगी। आजकल ये दिख रहा है ना, जैसे अगर बीजेपी 400 पार आ जाती है तो फिर आपको ये दिखेगा कि पार्लियामेंट बाय लॉ का मतलब ये हो गया कि वहां सरकार ही पावरफुल है। ठीक है। पर क्या होता है अगर सरकार बन गई गठबंधन? कौन सी सरकार बन गई? कोएलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन। कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जब पार्लियामेंट बाय लॉ वाली बात आती है तो यहाँ पर हो सकता है कि जब पार्लियामेंट बाय लॉ के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो थोड़े कमजोर हमें दिखते हैं। यहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट कमजोर हो जाती है क्योंकि इनके आपस में विवाद होते हैं। आपस के विवाद होते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है कि जो कोएलिशन सरकार है वो थोड़ी कमजोर दिखती है। कहाँ पर? पार्लियामेंट बाय लॉ वाले में, क्योंकि इनके आपसी मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, क्या मैं समझा पाया आपको? यस सर। सर कोalition गवर्नमेंट बता दो। कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है ना, इसमें गठबंधन होते हैं, बहुत सारी सरकारें होती है एक साथ। ठीक है। तो बहुत सारी सरकारें होने के कारण क्या होता है, अब अगर कोई कानून बनना है पार्लियामेंट बाय लॉ के द्वारा, यानी कि जजेस की सैलरी बनानी है, तो जजेस की सैलरी कैसे बढ़ाई जा सकती है? उसके लिए कानून पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट के द्वारा। अब कोएलिशन गवर्नमेंट तभी तो कोएलिशन बनी है कि इसमें कोई भी राजनीतिक दल बहुमत में है ही नहीं। कोई भी राजनीतिक दल बहुमत में नहीं है, तभी उसने आपस में मिलकर क्या बनाई है? सरकार। सरकार कैसे बनी है? गठबंधन। तो क्या होता है जब पूरी पार्लियामेंट आ जाती है तो पूरी पार्लियामेंट में तो अलग अलग पार्टी होती है। ये सुनो, विपक्ष भी तो बैठा है। बैठा नहीं बैठा विपक्ष? यस। तो वहां पर क्या होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट थोड़ा सा कमजोर दिखती है क्योंकि वो आपसी उनके विवाद भी होते हैं, फिर बाकी लोग भी होते हैं। तो होता क्या है कि वोटिंग के दौरान ऐसा हमें दिखता है कि जो सरकार चाहती है कभी कभी वो नहीं होता है। जब होती है गठबंधन, जब होता है गठबंधन तो ये देखा गया है कि जो सरकार चाहती है कि ये होना चाहिए, पर वो जब पार्लियामेंट बाय लॉ के द्वारा अपना कोई बिल लाती है तो पास ही नहीं हो पाता हो। पर वहीं पर अगर सरकार पूर्ण बहुमत में है तो फिर वहां पर तो आपको पता है वोटिंग भी होगी, तो वो पूर्ण बहुमत में है तो सब उन्हीं के साथ फैसले आएंगे। मेरी बात समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रेसिडेंट जो नियम बनाते हैं क्या वो पार्लियामेंट बाय लॉ के बराबर हो सकते हैं? कभी एक सी स्थिति हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। कब हो सकती है? जब यहाँ पर हमारी मेजोरिटी वाली सरकार हो। कौन सी सरकार हो? पूर्ण बहुमत वाली सरकार। क्लियर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? थोड़ा सा टेक्निकल होती हैं चीजें। क्लियर है ना? सर हाँ जी। सर जैसे आपने लिखा था कि प्रेसिडेंट इक्वल टू पार्लियामेंट बाय लॉ हो सकता है, तो वो तभी होगा जब मेजॉरिटी हो। हाँ मतलब लॉ, देखो एक बात सुनना समझ में, देखो पहले ये समझ लो, जब भी प्रेसिडेंट कोई नियम बनाएंगे तो वो हमेशा एग्जीक्यूटिव एक्शन से होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट किसकी बात मानते हैं? केंद्र सरकार की, काउंसिल ऑफ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमेशा किसका पार्ट होते हैं? मिनिस्टर किसका पार्ट होते हैं हमेशा? तो यानी कि यहाँ पर जब भी आपको लिखा होगा कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर समझ जाना ये सारा के सारे जो एक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 बैठा हुआ है। आर्टिकल 74 ने कह रखा है कि प्रेसिडेंट वही करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी। क्या मैं समझा पाया? तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से होते हैं, यानी कि यहाँ पर सरकार है। सरकार हमेशा किसका पार्ट होती है? अब हम कहेंगे पार्लियामेंट बाय लॉ। पार्लियामेंट बाय लॉ का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी काम किए जाते हैं लेजिस्लेटिव के थ्रू किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बिल पास कराना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव में जो बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, तो यहाँ पर जो भी लॉ बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल 1, अगर गवर्नर को नियुक्त करना होगा, गवर्नर को अपॉइंट करना होगा, तो वहां पर लिखा होता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कौन करेगा? और दूसरी कंडीशन है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी को बढ़ाना या घटाना है, सैलरीज को बढ़ाना या कम करना है, तो वो कौन करेगा? पार्लियामेंट बाय। इस तरह के नियम दिखते हैं। तो ऊपर वाला जो नियम है आपका, गवर्नर को अपॉइंट करना, प्रेसिडेंट करना है, पर असल में प्रेसिडेंट थोड़ा करता है, प्रेसिडेंट तो बस साइन करता है। असल में यहाँ पर कौन होता है पावरफुल? काउंसिल ऑफ।
तो यहां पर एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है। क्या होता है? यानी कि यहां पर आपको कोई भी एक्ट नहीं दिखेगा। ऐसा थोड़ा होगा कि गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं तो एक्ट पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पर जो सेकंड कंडीशन है वहां पर क्या है, आपको आर्टिकल 74 वाली कोई बात ही नहीं होगी। यहाँ पर कोई आर्टिकल 74 नहीं चलेगा। यहाँ पर सिंपल सी प्रोसेस है कि एक्ट पास करना पड़ेगा और आपका फिर वो लॉ बन जाएगा। और एक्ट पास करने में मैंने बोला है कि अगर सोचो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेजोरिटी में होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है वही तो होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मैं कह रहा हूँ 400 के पार है, 300 सीटें हैं उसके पास लोकसभा में, तो अगर वो चाहती है जजेस की सैलरी बढ़नी है तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इजीली बढ़ेगी, अगर वो 300 के पार है पूर्ण बहुमत में। पर वहीं पर मैं कह रहा हूं कि आप कोई सरकार बनी है वो गठबंधन से बनी है। कैसे बनी है? कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में दिक्कत क्या होती है ना, आपस में भी मतभेद हो जाते हैं इनके। अब वो पार्लियामेंट में लॉ पास करना है, पता चला आधे लोगों ने बिल ही नहीं करा, उन्होंने इसको ओके नहीं करा। तो मैं इस आधार पर कह रहा था कि जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो वहां पर जरा समस्याएं आ जाती है, पर जब पूर्ण बहुमत में सरकार होती है तो वहां पर आप देखेंगे चाहे वो पार्लियामेंट बाय लॉ के द्वारा हो तब भी वो इजीली कानून बना लेते हैं। क्या मैं समझा पाया? सर मैं हो गया कि मेजोरिटी में होगा तो काम अच्छा होगा, कोलिशन में नहीं होगा। काम अच्छा होगा मत बोलो, काम होगा बोलो, क्योंकि अच्छा बुरा तो बात की बात है, काम होगा। तो यहाँ पर देखो ये नियम हमें पहले समझने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज देते हैं ना वो यहीं से घुमाते हैं आपको। और देखना आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे जो आज आई गेस ये पहली बार समझ रहे होंगे इन बातों को। यस और नो बताइए, जिसने पॉलिटी पढ़ी है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहीं से वो क्वेश्चन उठाते हैं आपके। पहले आपको ये समझना है। अभी तो वो गवर्नर माफ करना, जो प्रेसिडेंट मे वाली बात है वो तो और कॉम्प्लिकेटेड होता है। डोंट वरी, वो मैं आपको बहुत ईजी कर दूंगा, डोंट वरी। तभी मैंने कहा 2025 में भरोसा रखो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, अब आप देखो जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पर क्या लिखा है? पार्लियामेंट बाय लॉ लॉ लिखा है, प्रेसिडेंट मे लिखा है, या सिर्फ प्रेसिडेंट लिखा है? तो आपका माइंड कहाँ गया? ये इमरजेंसी लगेगी एग्जीक्यूटिव एक्शन से, यानी कि यहाँ पर इमरजेंसी लगाने वाले कौन है? ठीक है, वेरी गुड। अब इसका एक बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक रियलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा था, ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसा था कि बात करूंगा मैं, जो हमने एक इमरजेंसी देखी है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, ये डेट आपको बाय हार्ट याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो लगाई गई थी लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। अब देखो, आप किसी से भी पूछोगे जो राह में चल रहे हैं, क्योंकि आजकल राजनीति का सबको ज्ञान है, जब से सोशल मीडिया एक्टिवेट हो गया ना, राजनीति में हर कोई जानता है। पर असल में उनको राजनीति का मतलब नहीं पता होता, पर राजनीति सब जानते हैं। आप पता नहीं मेरी बात समझे नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो राजनीति सब जानते हैं पर असल में उनको राजनीति नहीं पता होती है। तो तो इंदिरा गांधी जी ने, अब आप देखना किसी से भी पूछोगे इमरजेंसी किसने लगाई किसने लगाई, तो सब क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी ने लगाई। पर वहीं पर हम आर्टिकल 352 में क्या पढ़ते हैं? इमरजेंसी लगाता राष्ट्रपति। तो क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रपति थी? तो आप मुझे बताइए, जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। यस और नो? यस सर। अब देखो, तो क्वेश्चन है कि इतिहास हमेशा प्रधानमंत्री को क्यों याद करता है? पहला क्वेश्चन हमें ये देखना है, इतिहास हमेशा प्रधानमंत्री को क्यों याद करता है? जब संविधान के 352 में लिखा है कि इमरजेंसी लगाएगा राष्ट्रपति, तो हमें तो ये समझना है ना इतिहास प्रधानमंत्री को क्यों याद करता है। कल मानते हैं आज के समय में इमरजेंसी लग जाए, तो इतिहास कभी भी द्रौपदी मुर्मू को याद नहीं रखेगा। किसको याद रखेगा? तो प्रश्न है ऐसा क्यों? प्रश्न इसलिए है, प्रश्न है क्योंकि जब आप 352 पढ़ते हैं तो वहां पर एक शब्द लिखा है। क्या लिखा है? ये नहीं लिखा है, ये लिखा है। सर रिपीट कर दो, आपने क्या कहा? ये डिक्लेरेशन वाला
मैंने कहा ये शब्द घोषणा नहीं लिखा है, उद्घोषणा लिखा है। क्या लिखा है? उद्घोषणा। यहीं से गेम होता है। घोषणा और उद्घोषणा में क्या डिफरेंस होता है? उद्घोषणा मतलब होता है कि इसमें मेरा तर्क नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। प्रोक्लेमेशन मतलब होता है मैं सिर्फ इसको प्रोक्लेम कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहता हूं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वे में चुन के आई हैं, इलेक्ट होके आई हैं। तो अगर इनको लगता है कि इमरजेंसी लगानी है, क्योंकि मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी है, इसलिए मैं साइन कर रहा हूं, पर जिम्मेदार मैं नहीं हूं। प्रोक्लेमेशन का मतलब ये होता है। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या है? ऑल्दो आई एम साइनिंग बट आई एम नॉट responsible. Although I am signing, but I am not responsible. तो यहां पर इमरजेंसी में लिखा रहता है प्रोक्लेमेशन शब्द। प्रोक्लेमेशन में क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो इंदिरा गांधी जी ने फोन किया राष्ट्रपति साहब को, इमरजेंसी लगानी है, और राष्ट्रपति साहब ने क्या करा, क्योंकि उनको आर्टिकल 74 का पालन करना है, तो उन्होंने क्या घोषित कर दी? इमरजेंसी। और याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको भी रेडियो में पता चला, उनको रेडियो से पता चल रहा है कि क्या लग गई है? इमरजेंसी। ठीक है। और बिलीव मी, कैबिनेट के लोगों ने ही बोला था कि इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। अब यहां से क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे संविधान में इस बात को क्लियर नहीं किया गया था कि इमरजेंसी के लिए प्रोसीजर क्या होगा। यानी कि सिर्फ इतना लिखा था कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इमरजेंसी लगाएंगे। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुननी पड़ेगी, और काउंसिल मिनिस्टर का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मुखिया है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? इमरजेंसी लगाएंगे। तो हमारे उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अगर इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने संविधान के नियमों का पालन करा, आर्टिकल 352 का पालन किया। हम उनको जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहराते हैं, और इतिहास उसी को याद रखता है जो जिम्मेदार होता है। क्या मैं समझा पाया? इसीलिए मैंने हमेशा कहा आपसे, अगर आपको इतिहास में नाम कमाना है तो अपने फैसले आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप दूसरे के फैसले से चलोगे तो इतिहास में कभी नाम नहीं आएगा। ठीक है। अब क्या है, इसीलिए ये ध्यान दिया गया कि अब भविष्य में गलती ना हो जाए, क्योंकि क्या गलती हुई थी कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट वालों को ही पता नहीं है कि भैया इमरजेंसी लग गई है। तो इसीलिए एक 44वां संशोधन होगा आगे चल के। क्या होगा? 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट होता है कब? 1978। तो उसमें एक नियम डाला गया कि जो काउंसिल, एक सेकेंड, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट लेवल के लोग होते हैं, आप सभी जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे टॉप लेवल के मिनिस्टर कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। तो 44th अमेंडमेंट से एक नियम आया है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी होंगे वो लोग राइटिंग में देंगे। राइटिंग मतलब सबके साइन होंगे, सबके सब कैबिनेट मिनिस्टर जितने हैं वो जब राइटिंग में देंगे तभी जाकर इमरजेंसी क्या की जाएगी? प्रोक्लेम, उद्घोषणा की जाएगी, इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी। यानी कि आज के समय पर अगर राष्ट्रपति फोन करते हैं, माफ करना, आज के समय पर माननीय मोदी जी फोन करते हैं द्रौपदी मुर्मू को कि मैडम जरा आप इमरजेंसी लागू करो, तो हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं वो सीधे उनसे कहेगी, सर आप लिखित तौर पे जितने भी आपके कैबिनेट हैं, जितने भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो लिखित तौर पे मुझे दे देंगे, तो मैं क्या करूंगी? अपने अनुच्छेद 74 का पालन करूंगी। क्योंकि ये नियम कब से डाल दिया गया है? 44वें संशोधन 1978 से। तो ये बात याद रखना कि आज के समय पर अगर इमरजेंसी लगानी है तो वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है जिम्मेदार, सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको लिखित तौर पे भेजना होगा माननीय राष्ट्रपति को। तब उसके बाद क्या लगेगी? आपातकाल, इमरजेंसी। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। तो यहां से देखो, अब आपको समझ में आ गया है कि ये बात मुझे उम्मीद है ये अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। इसका क्या मतलब है? तो 1978 से पहले इसका कुछ और मतलब था, अब सिंस 1978 इसका मतलब कुछ और है। तो इसका मतलब क्या है? ऑल्दो इसका इन जनरल मतलब होता है, यहाँ पर पावरफुल क्या होते हैं? ज्यादातर प्रधानमंत्री पावरफुल होते हैं, पर 1978 से यहाँ पर पावरफुल क्या दिखते हैं हमें? कैबिनेट
मिनिस्टर्स, सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये वाला भी याद रखना, ये तो आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था यहाँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम था इसका? इंटरनल आंतरिक गड़बड़ी। अब आंतरिक गड़बड़ी को परिभाषित नहीं किया जा सकता था ना, यानी कि सरकार के विरुद्ध भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो आंतरिक गड़बड़ी में आ जाता था। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसका आधार क्या दिया था, उसका बेस क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्योंकि हुआ क्या था, कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, इंदिरा गांधी जी को पता चल गया था कि उनकी सरकार गिरने वाली है, इसलिए उन्होंने क्या करा, इमरजेंसी लगाकर क्या किया, लोगों को अंदर करवा दिया। क्योंकि वो लोग क्या करने वाले थे, सत्र में, मतलब संसद के सत्र में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले थे। आपको पता ही है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्ष लाती है, अगर वो पास हो जाए तो सरकार क्या होती है? तो इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, आपातकाल लगा दिया। और आधार क्या दिया था, बेस क्या दिया था? इंटरनल। इसीलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को 44th अमेंडमेंट से बदला गया। कौन से अमेंडमेंट से? और इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए बदले कौन सा शब्द डाल दिया गया है? यानी कि अगर आप सरकार के विरुद्ध, चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके विरुद्ध अगर आप कैंडल मार्च करते हो, यानी कि आपने किसी भी तरह का हथियार नहीं उठा रखा है, तो चाह कर भी आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि आपातकाल लगाने के लिए, इमरजेंसी लगाने के लिए, नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए आपके पास आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, राइट। इसलिए आपने देखा था जब निर्भया कांड हुआ था, तो उसमें आपने देखा था दिल्ली में कितनी कैंडल मार्च हुई थी, राइट। तो इमरजेंसी नहीं लगा पाए ये लोग, क्योंकि इमरजेंसी लगाना बहुत खतरनाक होता है। वो आप आगे पढ़ने वाले हो। क्या मैं समझा पाया यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पर एक बात लिखिए, आपसे डायरेक्ट सिविल सर्विस में पूछा गया था कि क्या प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को, जो हमारा वॉर होता है या आर्म्ड रिबेलियन होता है या जो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, उससे पहले लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ जी, लगा सकते हैं, ठीक है। असल में वॉर की जो पहले स्थिति होती है वो एक एक्सटर्नल एग्रेशन ही होता है, मतलब बाह्य आक्रमण कहते हैं ना, मतलब स्थिति बन रही होती है। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि इमरजेंसी जो है वो तूफान के आने से पहले भी लगाई जा सकती है। जैसे अचानक शक हो रहा है कि भैया हम पे आक्रमण होना है, तो उस समय पर भी क्या लगाई जा सकती है? इमरजेंसी। तो ये बात याद रखना कि बिफोर एक्चुअल एक्रेंस जो है उससे पहले भी हम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 को लगा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए बता रखा है कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको दो में डिवाइड कर रखा है। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगती है तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, और अगर आर्म्ड रिबेलियन में लगती है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, इसको तो आप खुद ही कर लोगे। अब देखो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार गो थ्रू हो जाओ और मुझे बताओ सर डन और नॉट। एक बार गो थ्रू हो जाओ। अच्छा, ये पहला वाला जो है, पहला वाले पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो, पहले क्या था ना, जो नेशनल इमरजेंसी को ये समझा जाता था कि नेशनल है तो वो नेशनल, जब पूरे राष्ट्र में लगाई जा सकती है, ठीक है। पर 42वें संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको किसी एक सर्टेन पार्ट पे भी लगाया जा सकता है, छोटे से पार्ट में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट से ये बताया गया। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ? ड्यूरिंग इमरजेंसी। कब हुआ? यानी कि 1976 में। तो 1976 से आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है उसको किसी राज्य में भी लगाया जा सकता है या राज्य के किसी एक छोटे से पार्ट में भी लगाया जा सकता है। क्या मैं समझा पाया? सर वो प्रेसिडेंट रूल नहीं होता? हाँ, मैं उसी में, बिल्कुल, मैं पता इसी में आने वाला था, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। देखो, मैं उसी में आने वाला था कि आपने क्वेश्चन पूछ दिया, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, जब मैंने कहा, जैसे मानते हैं ये मेरा भारत है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म वाला डायग्राम हमारा। अब हमारे पास देखो, एक है नेशनल इमरजेंसी जो आती है अंडर आर्टिकल 352 आती है। एक है 356 जिसको आपने स्टेट इमरजेंसी भी सुना होगा, इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, राइट। अब इसीलिए जो लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक ये वाला एरिया पकड़ लेते हैं, उत्तराखंड पकड़ लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो मैंने कहा उत्तराखंड पे लगानी है, उत्तराखंड में कोई दिक्कत हो रही है, तिब्बत आक्रमण करने वाला है, तो आपके माइंड में, सभी के माइंड में ये आता है कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाए, सीधे से स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं, 356 लगा देते हैं। नहीं, देखिए, जब जितना मैं आगे पढ़ाता रहूंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स को आप छीन सकते हैं। और जो स्टेट इमरजेंसी होती है उसमें इतना स्पेस नहीं होता है,
ज्यादा एक्टिविटी कहां पर कर सकते हैं? जब हम क्या लगा सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स आप छीन सकते हैं पूरी तरह से, हालांकि 20 और 21 को आप नहीं छीन सकते हैं, पर आप नेशनल इमरजेंसी में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स छीन सकते हैं। पर स्टेट इमरजेंसी के केस में आप देखेंगे आपको इतना स्पेस नहीं मिलता है, आप इतना ज्यादा तबाही नहीं मचा सकते हैं, मतलब लोगों के अधिकार इतना नहीं छीन सकते हैं। इसीलिए आप सोचो किसी ने वॉर ही कर दिया तो क्या आप स्टेट इमरजेंसी लगाएंगे? क्योंकि स्टेट इमरजेंसी का मतलब होता है, असल में इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब स्टेट जो होते हैं, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करने लगते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तब क्या लगाई जाती है? स्टेट इमरजेंसी। यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर 356 में अगर आप ध्यान देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि हमारे वहां क्या है, आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में मिनिमम कितनी गवर्नमेंट होती है? दो गवर्नमेंट होती है ना। तो जब मिनिमम दो गवर्नमेंट होगी और दोनों ही गवर्नमेंट सोवरन है तो वो आपस में लड़ेंगी। तो असल में 356 जो है वो गवर्नमेंट जो आपस में लड़ाई होती है, स्टेट की आपस में लड़ाई होती है, मतलब गवर्नमेंट की आपस में लड़ाई होती है, उसको सॉल्व करता है। क्योंकि हमारे वहां जो हमारा स्ट्रक्चर है वहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। यस और नो? तो 356 का ज्यादातर कब इस्तेमाल किया जाता है? 356 का इस्तेमाल किया जाता है जब लड़ाई हो जाती है गवर्नमेंट के बीच में, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट। ये 356 इसलिए होता है। पर मैंने कहा यहां तिब्बत ने आक्रमण कर दिया। तिब्बत ने जब आक्रमण कर दिया तो यहां पर तो गवर्नमेंट की कोई गलती है नहीं, उत्तराखंड गवर्नमेंट की कोई गलती है? तो यहां पर तो आधार ही दूसरा है ना। तो यहां पर क्या है, उत्तराखंड में सिर्फ क्या लगेगी? एक नेशनल इमरजेंसी। क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर कंट्रीज के बीच लड़ाई है। किसके बीच लड़ाई है? और यहां पर किसके बीच लड़ाई है? दो गवर्नमेंट के बीच। तो 356 में दो गवर्नमेंट के बीच लड़ाई होती है और 352 में आपके जो एक्सटर्नल एग्रेशन है वहां पर दो कंट्रीज लड़ती हैं, और जो इंटरनल है वहां पर इंटरनल में क्या होता है, एक तरफ स्टेट यानी कि केंद्र और लोग पीपल। इंटरनल इमरजेंसी कब लगती है? जब लड़ाई होती है स्टेट और पीपल की। लोगों ने क्या करा? हथियार उठा लिया। तो लड़ाई किसकी है? स्टेट और पीपल की, जब इंटरनल वाली बात होती है। और एक्सटर्नल में क्या होता है? स्टेट वर्सेस स्टेट, कोई और स्टेट है। क्या क्लियर हो गया सबको? स्टेट वर्सेस पीपल वाला आपने क्या बताया? देखो 352 पढ़ा है ना, 352 को दो में डिवाइड किया हमने अभी, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है जहां पर एक स्टेट की लड़ाई दूसरे स्टेट से होती है, और स्टेट से मेरा यहां क्या मतलब है? कंट्री। क्या मतलब है? और इंटरनल जो है, इंटरनल में क्या होता है, ज्यादातर यहां पर क्या होती है? कंट्री होती है, और कंट्री की क्या होती है? गवर्नमेंट वर्सेस वहीं के लोग, पीपल। जब इनके बीच लड़ाई होती है तो उसे कहते हैं इंटरनल। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो इसीलिए ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आप ये समझ गए होंगे कि असल में लॉजिक ही अलग होता है। 352 इज बेसिकली, आप समझ गए हैं, यहाँ पर कंट्री कंट्री आपस में लड़ती है या कंट्री और लोगों के बीच लड़ाई होती है। और जो 356 है वहां पर दो हमारी जो सोवरन गवर्नमेंट है उनके बीच जब मतभेद हो जाते हैं, तो इसलिए वहां पर उनको याद दिलाया जाता है कि भैया पापा कौन है? पापा है आपके सेंटर गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? अब मुझे उम्मीद है अश्विन जी अभी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ो जरा सारा का सारा और मुझे बताओ सर। डन?